तो एटम्स की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो एटम है, तुम ऐसा मान लो ये 100 साल पहले की बात है जब एटम की डिस्कवरी नहीं हुई थी अभी तक। तो बहुत सारे लोग एटम को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। 1906 में एक इंसान थे बामेर, उन्होंने आके कोशिश की। उन्होंने बताया कि सॉरी 1885 में उन्होंने कुछ हर एटम का स्पेक्ट्रा दिया अलग अलग। उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा कि एटम किस तरह का होगा। फिर उसके बाद एक इंसान थे जे जे थॉमसन, उन्होंने हमें प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जो पूरा फैला होता है। फिर उसके बाद बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर हमने चिपका रखे होते हैं। हम्म, ऐसे अलग अलग लोग ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि एटम कैसा दिखता होगा, लेकिन कोई भी अच्छे से समझा नहीं पाया कि भाई एटम कैसा होगा। हम्म, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, जिन्होंने 1906 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाम से ही पता चलता है रदरफोर्ड ने क्या किया होगा, अल्फा के पार्टिकल्स को स्कैटर करा के उनका पैटर्न देखा। वहां से उन्होंने एटम के मॉडल के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ समझ नहीं आया उनको 1906 में। तो उन्होंने 1911 में अपने दो स्टूडेंट्स को बोला कि ये एक्सपेरिमेंट तुम दोबारा करो। वो बोले कि मेरे को फीलिंग आ रही है इसमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, तुम एक बार इसको दोबारा करके जरूर देखो। तब उनके स्टूडेंट्स ने एक बार वो एक्सपेरिमेंट दोबारा किया। और वो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने दोबारा किया, वो एक्सपेरिमेंट था क्या, मैं एक बार कल की रिवाइज को दोबारा, कल की क्लास को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। एक हमने हीलियम को एमिट करने वाला, हीलियम के न्यूक्लियस को एमिट करने वाला मटेरियल ले लिया। ये मटेरियल था रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल, टू बी वेरी एक्यूरेट, दिस वाज बिस्मिथ। हमने बिस्मिथ ले लिया क्योंकि बिस्मिथ एक ऐसा मटेरियल है जो हमेशा हीलियम न्यूक्लियस एमिट करता रहता है। हीलियम न्यूक्लियस जब वो एमिट करता रहता है तो जब न्यूक्लियस बाहर निकलता है उसकी कुछ एनर्जी होगी। तो नेचुरली जो एनसीईआरटी तुम्हारी बुक में एनर्जी दी हुई है, हीलियम के जो न्यूक्लियस यहां से बाहर निकल रहे होंगे हमेशा, उनकी जो एनर्जी होगी दैट इज फ्रॉम 5 टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग किताबों में इसकी अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, 5 से 8 लिखा है किसी ने 5 से 7 लिखा है। लेकिन एनसीईआरटी में जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज 5 to 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी होगी, इस रेंज में एनर्जी होगी जो तुम्हारा हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, उसकी एनर्जी इस रेंज में होगी। इस एनर्जी को तुम बढ़ा सकते हो, ऑब्वियसली तुम इसको बढ़ा सकते हो। मान लो तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दो, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल निकला है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बाहरी छेड़छाड़ हो जाएगी इससे, हमें बाहर से इससे कुछ नहीं करना। नेचुरली जो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल नेचुरली जो हीलियम को एमिट करता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल्स की दैट इज फ्रॉम 5 to 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये चारों डायरेक्शन में बिखरे पड़े थे। तो इसको थोड़ा सा कंटेन करने के लिए हमने क्या किया, इसके अराउंड लेड लगा दिया। दिस इज लेड। लेड को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि लेड क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो भी सारे अल्फा पार्टिकल्स यहां निकल रहे थे उसको लेड ने एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी जो अल्फा पार्टिकल्स यहां बाहर निकल रहे थे, इसको फर्दर बीम बनाने के लिए हमने एक लेड की दीवार और लगा दी। एक और लेड की दीवार हमने लगा दी ताकि यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकले वो सीधा ऐसे बीम की तरीके से निकले। ये हमारे पास क्या आ गई, अल्फा पार्टिकल्स की बीम। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूं क्योंकि हमने कल ये सारी चीजें की है। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल की ये है बीम, और ये यहाँ पे था लेड। लेड जब भी तुम्हें मार्क करना है, लेड पूरा ब्लैक ब्लैक मार्क कर दो इसको, ठीक है। और इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं कॉलीमेट करना। लेड ने क्या किया, ये जो पूरे स्कैटर हो रहे थे अल्फा पार्टिकल्स को, इनको क्या किया, कॉलीमेट कर दिया। कॉलीमेट शब्द तुम्हें शायद ना पता हो। कॉलीमेट करना मतलब कि उसको, लेट मी शो यू। ओके, तुम स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। लेट मी सर्च फॉर कॉलीमेट। तो कॉलीमेट करने का मतलब होता है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, मेकिंग सम रेज और लाइट ऑफ पार्टिकल्स एक्यूरेटली पैरेलल।
किसी भी लाइट रेस को पैरेलल करने को हम बोलते हैं कॉलिमेट करना। तो यहाँ पे मेरे पास लाइट रेज आ रही थी जो हर डायरेक्शन में बिखरी पड़ी थी, लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ से पैरेलल अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा निकल जाएं, तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉलिमेट कर दिया। और कॉलिमेट हमने किससे किया, लेड की दीवार से किया। लेड की दीवार से हमने इसको कॉलिमेट कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आगे ले ली एक फॉयल। ये फॉयल हमने किस चीज की लिया, गोल्ड की लिया। ये जो फेमस हमारी बुक्स में फॉयल आती है ये गोल्ड की है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया होगा रदरफोर्ड ने तो अलग अलग उसने लेके देखी होंगी, उसने अलग अलग फॉयल्स लेके देखी होंगी, सिल्वर की ली होगी, एल्यूमिनियम की ली होगी, अलग अलग फॉयल्स ली होंगी, लेकिन गोल्ड के साथ उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया आ गया। तो इसलिए हम किताबों में इसको क्या यूज करते हैं, गोल्ड। इसका केमिस्ट्री में सिंबल होता है AU। अब मैं थोड़ी सी तुम्हें ज्यादा चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में बेसिक्स था। अब मैं थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बढ़ाता जाऊंगा। कल मैंने सब कुछ इकट्ठा इसलिए नहीं बताया तो कि ओवरलोड हो जाता। तो AU का एटॉमिक नंबर भी हमको पता है कितना होता है, 79। मतलब कि ये जो गोल्ड का न्यूक्लियस होता है उसमें 79 प्रोटॉन्स होते हैं और उसमें 79 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके अराउंड 79 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हमने गोल्ड की एक थिन फॉयल ले ली, और ये जो फॉयल हमने ली ये इतनी थिन थी, ये इतनी थिन थी, दिस वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर -6 मीटर टू 10 रेज टू द पावर -8 मीटर्स। मतलब कि बहुत थिन गोल्ड फॉयल ले ली। बहुत थिन गोल्ड फॉयल लेने का मतलब क्या है कि एक गोल्ड फॉयल की लेयर में एक ही एटम आए गोल्ड का, गोल्ड के एटम के पीछे दूसरा गोल्ड का एटम ना आ जाए, ताकि यहाँ पे बस एक ही न्यूक्लियस हो, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हो। फिर हमने क्या किया, ये जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम आई, इसको इस पे इंसिडेंट करवा दिया पूरी की पूरी गोल्ड फॉयल पे। तो ये पूरी की पूरी गोल्ड फॉयल पे जब हमने इंसिडेंट कराया तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो यहाँ पे न्यूक्लियस पे जाके लगे होंगे, कुछ साइड में से निकल गए होंगे, कुछ ऊपर से निकल गए होंगे, नीचे से, साइड में से, लेफ्ट राइट हर जगह से निकल गए होंगे। ये 3D में है, ठीक है, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। ये ऐसे पेज जा रहा है पूरा। हम्म। और उसके बाद जब अल्फा पार्टिकल्स यहां से आए, बीच में न्यूक्लियस होगा एक जगह पे, अल्फा पार्टिकल कुछ ऊपर से निकल गए, नीचे से निकल गए, लेफ्ट से निकल गए, राइट से निकल गए। फिर उसके बाद हमने डिफ्लेक्शन देख लिया अल्फा पार्टिकल्स में, कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, पता नहीं ये न्यूक्लियस पे लगा, इलेक्ट्रॉन पे लगा, कहीं पे भी लग सकता था, जब अल्फ रे यहां से जा रही थी तो यहां टच होने के बाद वो कितना डिफ्लेक्ट होगी, तो इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। या फिर थीटा को हम और क्या बोल सकते हैं, थीटा इज ऑल्सो नोन एज द स्कैटरिंग एंगल। थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्कैटरिंग एंगल, कि अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा था लेकिन कितने डिग्री से वो स्कैटर हो गया। तो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे एक मूवेबल जिंक सल्फाइड लगा दिया। यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगा दो, सल्फेट लगा दो, कुछ भी लगा दो, पर होना चाहिए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। जिंक सल्फाइड ही हमने क्यों लिया, बिकॉज जिंक सल्फाइड इज फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या है, जब भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, हमें पता भी तो चाहिए, पता लगना चाहिए ना कि कितने अल्फा पार्टिकल्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जिंक सल्फाइड क्या है, ये फोटो सेंसिटिव है। जैसी कोई चीज इस पे आके स्ट्राइक करेगी वो एक फ्लैश मारेगा, और उस फ्लैश को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पीछे एक माइक्रोस्कोप, या फिर इसको तुम बोल सकते हो एक मूवेबल डिटेक्टर। मूवेबल डिटेक्टर क्या करेगा, तुमने पहले 30 डिग्री पे रख के देख लिया कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, फिर 40 डिग्री पे रख के देख लिया कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अलग अलग डिग्री पे रख के देख लिया कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ये मूवेबल डिटेक्टर पूरा घूम सकता है यहां से लेके पीछे तक, यहाँ पे 180 डिग्री तक। ये जो स्क्रीन है ना जिंक सल्फाइड की, ये पूरी है 180 डिग्री तक ऐसे। ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर का कि जिंक सल्फाइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या है कि भाई दिस थिंग इज, फोटो मतलब लाइट, सेंसिटिव मतलब हिंदी में बोले तो संवेदनशील। ये जो जिंक सल्फाइड है ये लाइट के प्रति संवेदनशील है, मतलब कि जब भी लाइट होगी ये उसको पकड़ लेगा। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मान लो लेट्स से मैं तुम्हें बोलूं आई एम एलर्जिक टू कोल्ड वेदर,
तो दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, आई एम सेंसिटिव टू कोल्ड वेदर। तुमने देखा होगा कुछ अंग्रेजी लोग बोलते हैं ना, आई एम सेंसिटिव टू वीट, आई एम सेंसिटिव टू हीट, आई एम सेंसिटिव टू विंड, दिस दैट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोल्ड वेदर के लिए सेंसिटिव हूं, तो जैसे ही ठंड होएगी मेरा शरीर पकड़ लेगा उसको। मतलब कि मेरे शरीर ने उसको देख लिया कि भाई कोल्ड वेदर आ गया, मतलब कि मैं सेंसिटिव हूं कोल्ड वेदर के लिए। लेकिन जो मेरे आसपास के बाकी लोग थे जो कि कोल्ड वेदर के लिए सेंसिटिव नहीं है, उनको पता भी नहीं चला, ठंड आके चली गई, उनके शरीर को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो मेरा शरीर था, माय शरीर वाज सेंसिटिव टू कोल्ड वेदर, दैट इज व्हाई मैंने उसको इजीली डिटेक्ट कर लिया। अब जो जिंक सल्फाइड है, ये फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव मतलब जहां कहीं पे लाइट होगी ये उसको पकड़ लेगा, ये संवेदनशील है लाइट को लेके। यहाँ पे हम कार्बन भी लगा सकते थे, लेकिन हमने कार्बन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कार्बन फोटो सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करते रहते, हमें कुछ पता ही ना चलता, एक्सपेरिमेंट हो ही ना पाता, एटम के बारे में पता ना लगता। दैट इज व्हाई जिंक सल्फाइड, बिकॉज दिस इज फोटोसेंसिटिव। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, ये अलग अलग जगह पे मूवेबल डिटेक्टर को घुमा के देख लिया कि कौन से एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं। यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमने फायर कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अलग अलग एंगल पे चेक कर लिया कौन से एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। फिर इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आई, मतलब कि रदरफोर्ड के सामने आई। और वो जो ऑब्जर्वेशंस थी मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं। अच्छा, मेरे बोर्ड पे ना दो लाइट पैचेस आ रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड। मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो तुम्हें दिखेगा? नहीं दिख रहा ना, ओके। सो जो ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑब्जर्वेशंस में जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि यहां से जितने भी हमने अल्फा पार्टिकल्स फायर किए, उन अल्फा पार्टिकल्स में से जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे, 99.86% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधा सीधा निकल गए अनडेविएटेड। इनमें कोई भी डेविएशन नहीं आया। 99.86% अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा निकल गया। अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं जा रहा, कल मैंने तुम्हें थोड़ा सा कंक्लूजन भी बता दिया था कि इसका मतलब क्या बनता है कि अगर 99.86% सीधा निकल गया, मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये डिराइव किया रदरफोर्ड ने, लेकिन हम इसके पॉइंट्स बाद में लिखते हैं। एज ऑफ नाउ ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा निकल गए। इसका मतलब कितने डेविएट हुए होंगे? 100 में से इसको घटा दो, 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स थे देवर डेविएटेड। ठीक है जी। और ये जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स जो डेविएट हुए थे, इन पार्टिकल्स में से भी 1 आउट ऑफ 8000, 8000 में से एक पार्टिकल के डेविएट होने का जो थीटा था, ना ये जो एंगल है स्कैटरिंग एंगल, 8000 में से एक पार्टिकल के डेविएट होने का जो थीटा था, दैट थीटा वाज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। और फिर उसके बाद 1 आउट ऑफ 10 लाख, 10 रेज टू द पावर 6 इज 10 लाख। 1 आउट ऑफ 10 रेज टू द पावर 6 अल्फा पार्टिकल्स का जो थीटा था, दैट वाज इक्वल टू 180 डिग्रीज। These were the observations of the experiment. यहां तक हमने कल की क्लास में किया था, और आज हम इसके बाद आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये तो होगी ऑब्जर्वेशंस, लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस से निकला क्या। सो रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने अभी तक देख लिया। उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आई हैं। 4 ऑब्जर्वेशंस मेरे पास निकल के आई हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो सीधा निकल गए बिना डेविएट हुए। थोड़े से पार्टिकल डेविएट हुए। जो डेविएट हुए उनमें से 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग एंगल पे डेविएट हुआ, और 10 लाख में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पे डेविएट हुआ। अब ये जो पूरी कहानी है, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने की, इस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या निकलता है? मतलब कि यहां से
रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया? तो रदरफोर्ड ने इस ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन्स निकाले और उन कंक्लूजन्स को हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये जो 4 ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, उन कंक्लूजन्स को हमने बोला रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब तुम देखो, पहली बार किसी इंसान ने ये शब्द इस्तेमाल किया न्यूक्लियर, मतलब कि पहली बार किसी ने बोला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है। अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं था कि भाई एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, लेकिन पहली बार किसी ने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है। ये पहली बार रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस के बारे में। और वो कहां से डिस्कवर किया? ये 4 ऑब्जर्वेशन से। ठीक है जी। तो इसको तुम साइड बाय साइड लिखते जाना, मैं भी लिखता जाऊंगा इसको। सो पहला जो कंक्लूजन था जो रदरफोर्ड ने ड्रॉ किया, तो पहला कंक्लूजन उसका रदरफोर्ड का था कि भाई उसने देखा 99.86% अल्फा पार्टिकल्स सीधा निकल गए बिना डेविएट हुए। इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये जो इतने सारे पार्टिकल्स थे, इनके बीच में कोई न्यूक्लियस नहीं आया, कोई अदर पार्टिकल नहीं आया, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, तभी तो ये सीधा सीधा निकल गए। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट को इस्तेमाल करके रदरफोर्ड ने हमको बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, इसको लिख लो एक बार, कंक्लूजन्स में आया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहला जो उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया वो कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज बेसिकली एम्प्टी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये थोड़ा सा डेविएट हुए। बहुत कम पार्टिकल डेविएट हुए हैं, लेकिन थोड़े से डेविएट तो हुए हैं। और डेविएट होने का एक ही मतलब हो सकता है कि यहां से देखो अल्फा पार्टिकल जा रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम +2, मतलब कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्रोटॉन्स हैं। डेविएट होने का मतलब एक ही हो सकता है कि कुछ और पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा यहाँ पे गोल्ड फॉयल के अंदर। गोल्ड फॉयल के अंदर कोई और पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो रिपल्शन होगी, तभी तो ये डेविएट होगा। ये हीलियम का जो +2 चार्ज है ये डेविएट हो रहा है, मतलब यहां पे इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। और लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है पर वो बहुत छोटा है, क्योंकि 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है वो बहुत ही छोटी सी जगह पे है, वो बहुत ही छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए इतने कम इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हो रहे हैं। तो जो दूसरा कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला वो कंक्लूजन था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, but that positive charge is contained to a very small space। ठीक है जी, लिख लो इसको। Second point is the positive charge inside an atom is limited to a very small space। The positive charge in an atom is limited to a very small space। Okay, and third point is, अब इसको तुम ध्यान से देखो, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहा है। या फिर तुम अगला देखो, 10 लाख में से एक पार्टिकल सीधा सीधा वापस आ जा रहा है, मतलब कि वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें जान तो है भाई। ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी तो है, तुम इसीलिए तुम देखो एक अल्फा पार्टिकल जा रहा था उसको पूरा का पूरा पीछे मोड़ दिया। अल्फा पार्टिकल आ रहा, देखो अल्फा पार्टिकल भी है, ठीक है, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब अल्फा पार्टिकल को पूरा का पूरा ही पीछे मोड़ दिया, मतलब कि बहुत ज्यादा वहां पे आगे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बैठा है। तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 10 लाख में से एक ही अल्फा पार्टिकल को वापस भेजा है। इसका मतलब जो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बैठा है
उसकी वॉल्यूम बहुत 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 कम है। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 को यूज करके रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन एटम कवर्स अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट लिख लो, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, इट कवर्स अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है जी, ओके डन। मेरे को थम्स अप दे दिया करो यार, मेरे को आइडिया लग जाएगा जब लिख लिया तो। सो थर्ड पॉइंट इज कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटा सा वॉल्यूम कवर करता है एटम के अंदर। फिर उसके बाद जब रदरफोर्ड ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो मान लो पहले उन्होंने गोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैंने अभी बताया था, ये गोल्ड के साथ नहीं, बहुत सारी अलग अलग मेटल्स के साथ उन्होंने किया होगा, अलग अलग मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो पहले जब उन्होंने गोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने देखा कि 30 डिग्री पे इतने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए, 40 डिग्री पे इतने पार्टिकल स्कैटर हो गए, 50 डिग्री पे इतने हो गए, 70 80, अलग अलग उन्होंने चार्ट बना लिया है गोल्ड के लिए। फिर उन्होंने सिल्वर को लेके देखा, फिर उन्होंने हीलियम को लेके देखा, उन्होंने कुछ अलग अलग मेटल्स को लेके देखा। अलग अलग जब मैंने मेटल्स को लेके देखा, तो ये जो चार्ट बन रहा था स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल थीटा के साथ, इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही थी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। मान लो गोल्ड लिया सबसे पहले, अब गोल्ड में 79 प्रोटॉन्स हैं, तो गोल्ड का न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा। तो जब अल्फा पार्टिकल्स आए तो गोल्ड पे स्ट्राइक किए, कुछ लोग डेविएट हो गए, कुछ लोग सीधा निकल गए, इस तरीके से एक ऑब्जर्वेशन बनी। फिर उन्होंने जब दूसरा एटम लिया, मान लो दूसरा एटम लिया उन्होंने कॉपर का, अब कॉपर का जो एटम है वो थोड़ा सा छोटा होगा, तो कॉपर का न्यूक्लियस गोल्ड के न्यूक्लियस से थोड़ा सा छोटा होगा। अब जो डेविएशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब न्यूक्लियस का साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियस के साइज छोटे होने की वजह से डेविएशन अलग आएगी, मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग एट अ पर्टिकुलर एंगल भी डिफरेंट आएंगे। तो ये थी इनकी चौथी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 वाज दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattering at a particular angle theta, number of alpha particles scattering at a particular angle theta depends upon the material of the foil. Number of alpha particles scattering at a particular angle theta, किसी भी एंगल थीटा पे कितने अल्फा पार्टिकल्स पहुंचेंगे, ये डिपेंड करेगा इस मटेरियल पे। अगर हम गोल्ड को यूज करेंगे तो अलग अल्फा पार्टिकल्स पहुंचेंगे 30 डिग्री पे, अगर हम कॉपर को यूज करेंगे तो 30 डिग्री पे अलग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पहुंचेंगे। ठीक है जी। और इसको फॉर्मुलेट करने के लिए उन्होंने हमें एक रफ सा फॉर्मूला भी दे दिया, और ये जो रफ फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया, दिस रफ फॉर्मूला वाज दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, किसी भी एंगल पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट विल रीच विल बी इक्वल टू k टाइम्स z स्क्वायर अपॉन साइन 4 थीटा बाय 2। Number of alpha particles that will be scattered at an angle of theta is equal to n is equal to k z square divided by sin 4 theta by 2। इसमें समझते हैं क्या क्या है। तो पहले तो ये n है, n तो क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, डिपेंड्स अपॉन z, z is the atomic number of the foil used। अगर हमने गोल्ड की फॉयल को यूज किया तो गोल्ड फॉयल के लिए गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। और ये जो k है ये एक कांस्टेंट है, ये अलग अलग फॉयल्स के लिए अलग अलग k की वैल्यू निकल के आएगी। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पे कौन सी फॉयल के लिए कितने अल्फा पार्टिकल्स पहुंचे।
I'll repeat once again. इस फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं कि कौन सी फॉयल के लिए कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स पहुंचेंगे। ठीक है जी, ऑल गुड? यस। नाउ दिस वाज अगला पॉइंट। फिर इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हमें रदरफोर्ड ने दिया अपने रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में। तो रदरफोर्ड ने हमें बोला कि भाई इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटा सा है और वो बिल्कुल ऐसे बीच में पड़ा है, बहुत ही कम वॉल्यूम को यूज कर रहा है। अभी हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड ने जस्ट इतना बता दिया कि न्यूक्लियस होता है लेकिन बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटी सी वॉल्यूम वो कवर करता है और पूरा ऐसे कंसंट्रेटेड होता है एक छोटी सी जगह पे। ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं। जो पांचवा पॉइंट रदरफोर्ड ने हमें दिया, रदरफोर्ड ने बोला कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहां पे इन्होंने एक गलती कर दी। अब यहां पे ये एक वर्ड यूज करेंगे जिसकी वजह से ये पूरा रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था। वो जो वर्ड इन्होंने यूज किया वो वर्ड था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी रैंडम ऑर्बिट। यहां पे इन्होंने गलती कर दी, एनी रैंडम ऑर्बिट। ये तुम्हें ऑलरेडी पता है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से कि अगर यहां पे न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे 1 2, फिर उसके बाद जो अगले 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन रदरफोर्ड ने यहां पे गलती कर दी। रदरफोर्ड ने बोल दिया कि नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स थे दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी रैंडम ऑर्बिट। ये इनका कंक्लूजन था रदरफोर्ड का। बाद में इसको चैलेंज किया गया और पता चला कि ये जो इन्होंने बताया ये एकदम गलत बात है। ये बात तो सही है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन रैंडम ऑर्बिट में नहीं करते। एक फिक्स्ड पैटर्न होता है उनका, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो लिमिटेशंस की हम बाद में बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की। एज ऑफ नाउ रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें उन्होंने पांचवा पॉइंट बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसी भी रैंडम ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हमने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग स्कैटर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल यूज्ड। और इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इसको। इसका एक छोटा सा ग्राफ भी हमें रदरफोर्ड ने बना के दिया। ये एक्सपेरिमेंट से ये ग्राफ बन के आता है। अगर मान लो मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग स्कैटर्ड, लेट्स से गोल्ड के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, गोल्ड के लिए मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग स्कैटर्ड, और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं थीटा। मतलब कि सबसे पहले तो 0 डिग्री पे थीटा जब 0 है या फिर थीटा जब बहुत छोटा है तब कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने अल्फा पार्टिकल्स वहां पे स्कैटर होंगे 0 डिग्री पे? 99.86%। मतलब कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो 0 डिग्री पे स्कैटर हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग स्कैटर्ड कम होता जाएगा। फाइनली एक एंगल आएगा 180 डिग्री। इस 180 डिग्री पे 10 लाख में से एक इलेक्ट्रॉन ही, 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल ही यहाँ पे पहुंच पाता है। तो यहाँ पे दिस नंबर विल बी वेरी स्मॉल। तो ये जो कर्व बनती है ये कुछ ऐसी सी कर्व बनती है। ठीक है, ये मैं तुमको वैसे ही बता रहा हूँ लेकिन तुमसे कोई पूछेगा नहीं। ये तुम्हारा एंगल बढ़ता जा रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ये बढ़ता जा रहा है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 60 70 90, देन 100 110 180 तक ही ऐसे जा रहा है। तो 0 डिग्री पे दिस नंबर विल बी मैक्सिमम, 180 डिग्री पे दिस नंबर विल बी वेरी लेस। ये इस तरह की कुछ कर्व बनती है लेकिन तुमसे कभी पूछी नहीं जाएगी। ठीक है जी। तो ये थे कंक्लूजन्स
रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। और इन्हीं कंक्लूजन्स को हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ओके, सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डाउट है यहाँ पे? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सब कुछ सही है यहाँ तक? ठीक है जी, अगर ये एकदम सही है तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन, अब आते हैं हम जेई पे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो इसमें तुमसे पूछा जा सकता है, दैट क्वेश्चन इज, कैन यू प्लीज राइट दिस डाउन? एक बार लिख लो इस क्वेश्चन को। in a gold foil alpha scattering experiment, in a gold foil alpha scattering experiment, this is question number 1. In a gold foil alpha scattering experiment, 1000 alpha particles 1000 alpha particles were scattered at an angle of theta is equal to 60 degree. मतलब 1000 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिनका स्कैटरिंग एंगल 60 डिग्री था। योर क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉर विच द स्कैटरिंग एंगल इज 90 degrees. Find the number of alpha particles for which the scattering angle is 90 degrees. Please try this. Okay, now the next question for Rutherford's alpha scattering experiment is, agla question hai, if 10 raised to the power, please note down this question. If 10 raised to the power 5 alpha particles got scattered at an angle of 60 degrees. गोल्ड फॉयल के साथ हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गोल्ड फॉयल के साथ। ये हम कर रहे थे गोल्ड फॉयल के साथ। गोल्ड फॉयल का तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होगा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। गोल्ड को हम बोलते हैं Au और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और क्या निकल के आया, इफ 10 raised to the power 5 alpha particles, 10 raised to the power 5 alpha particles got scattered at a scattering angle theta is equal to 60 degrees. 10 raised to the power 5 alpha particles 60 degree पे scatter हो गए। Can you please find k? तुम्हें निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी, और जो तुम्हारे ऑप्शंस हैं, k की वैल्यू होगी 1, k की वैल्यू होगी 2, k की वैल्यू होगी 3, k की वैल्यू होगी 4। Once again use the same formula and try this. अगर 10 raised to the power 5 अल्फा पार्टिकल्स 60 डिग्री पे स्कैटर हो रहे हैं तो k की वैल्यू क्या होगी?